नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे आस्था का अद्भुत महाकुंभ। एक समय था जब इस देश की जनसंख्या उतनी थी जितने लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगा ली है, यानी कि आंकड़ा 60 करोड़ के पार पहुंच चुका है। उम्मीद थी 45 करोड़ की, लेकिन आंकड़ा 60 करोड़ के पार। व्यवस्थाएं ज्यों के त्यों। पूरे महाकुंभ के दौरान विपक्ष लगातार हमलावर रहा। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को महाकुंभ को लेकर घेरता हुआ नजर आया, लेकिन श्रद्धा का सैलाब ऐसा टूटा कि नए नए रिकॉर्ड बनते चले गए। महाकुंभ का पावन स्नान चल रहा है। दुनिया के सभी कोने कोने से लोग महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। आस्था का सैलाब की वर्ल्ड रिकॉर्ड बना महाकुंभ, मानवता का वो समागम जहां लोग सब कुछ छोड़कर जीवन के मकसद को तलाशने, अध्यात्म से जुड़ने और कल्पवास करने, आध्यात्मिक और पौराणिक तौर पर जुड़ने आते हैं। इसीलिए तो महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा समागम कहा गया है। महाकुंभ का महास्नान खत्म होने में कुछ ही समय बाकी है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ ऐसी उमड़ रही है कि जैसे अब महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ का क्रेज ऐसा देखने को मिल रहा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ महाकुंभ का ही जिक्र हो रहा है। पूरी दुनिया के 50% हिंदुओं ने महाकुंभ में डुबकी लगा ली है, यानी पुरी के 120 करोड़ सनातन अनुयायी महाकुंभ डुबकी लगाने पहुंच चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के आलोचकों को जमकर खरी खोटी सुनाई। निशाना विपक्ष पर था, जगह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम थी। मौका था कैंसर अस्पताल के उद्घाटन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के निवेदन पर वहां पहुंचे और उन्होंने कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ नेता और विदेशी ताकतें देश को कमजोर करने और लोगों को बांटने में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोग धर्म का मजाक उड़ाते हैं, लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार विदेशी ताकतें भी इनका साथ देती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के मंदिर और धाम सिर्फ पूजा पाठ के केंद्र नहीं है, बल्कि ये विज्ञान और समाज सेवा के भी केंद्र रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे मंदिरों ने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और धर्म पर हमला करते हैं। ये लोग हमारे त्योहारों और मान्यताओं का मजाक उड़ाते हैं। इनका एक एजेंडा है समाज को बांटना। मोदी जी ने कहा कि ये लोग सदियों से किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। उन्होंने कहा ये लोग गुलामी की मानसिकता से भरे हुए हैं। ये हमारे संतों, मंदिरों और संस्कृति पर हमला करते हैं, लेकिन हमें इनकी चालों से सावधान रहना होगा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह महाकुंभ एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा महाकुंभ की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। करोड़ों लोग यहां आकर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यह महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया है और ये हमें एकता का संदेश देता है। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर
लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है। यानी अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, कुंभ में जितने भी श्रद्धालु आए उनका भरोसा तब बढ़ा जब मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने महाकुंभ के लिए 100 करोड़ लोगों के आगमन की तैयारी की है। जब लोगों ने देखा कि बड़े बड़े संपन्न और प्रतिष्ठित लोगों को निमंत्रण जा रहा है तो उनका भरोसा बढ़ा। सबसे बड़ा झूठ यह है कि 144 वर्षों के बाद हो रहा है। बजट के भाषण में ये बात लिखी है कि हर बार कुंभ का आयोजन 144 वर्षों बाद ही होता है। ये डबल इंजन सरकार नहीं, ये डबल ब्लेंडर वाली सरकार है। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, या प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कभी भी समीक्षा करेगी तो भारतीय जनता पार्टी तो उनके तमाम धार्मिक लोग, और मैं तो कहूंगा कि इस देश के तमाम वो लोग जो धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग हैं, वो कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो कुंभ संपन्न हुआ उसकी समीक्षा जरूर करें। और जिस समय वो समीक्षा करेंगे वो महसूस करेंगे कि हमारे कुंभ को और पौराणिक जो परंपरा रही है या कुंभ के आयोजन में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं को अगर ठेस और सबसे ज्यादा श्रद्धालु अगर कभी अपमानित हुआ है तो वो इनकी सरकार में जो कुंभ का आयोजन हुआ है। कुंभ में जितने भी श्रद्धालु आए उन्हें भरोसा बढ़ा, और तब भरोसा बढ़ा जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि कुंभ में हमने 100 करोड़ लोगों की तैयारी की है। और उसके बाद लगातार जिस तरीके से बड़े बड़े वीआईपी लोग आए, देश के प्रधानमंत्री जी ने स्नान किया, राष्ट्रपति जी ने स्नान किया, कोई भी ऐसा नहीं बचा होगा। खासकर भारतीय जनता पार्टी की अलग बात है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग बचे हैं जो स्नान करने नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे लोग आए। और जब लोगों ने देखा कि निमंत्रण बड़े बड़े लोगों को जा रहा है, प्रतिष्ठित लोगों को जा रहा है, संपन्न लोगों को जा रहा है,
तो लोगों का भरोसा बढ़ा और भरोसे के साथ लोग कुंभ के स्नान के लिए आए। सबसे पहला झूठ जिससे ठेस लगने की बात शुरू होती है, ये कहना कि 144 वर्ष बाद हो रहा है। अगर ये बात उन्होंने पहले कही 144 साल बाद पहली बार हो रहा है, तो उनके घोषणा पत्र और उनका जो बजट अभी आया, उस बजट की स्पीच में आप देखेंगे दूसरी लाइन ये लिखी है कि कुंभ का जो आयोजन है वो हर इतने वर्षों के बाद होता है, 144 वर्षों के बाद ही होता है, 12 वर्षों के बाद ही होता है। तो ये जो ठेस पहुंचाने का काम, मार्केटिंग करना, अपने आप को चमकाना उसमें, ये किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा धर्म को ठेस पहुंचाई है। और एनजीटी और यूपी पॉल्यूशन बोर्ड जैसे डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, उसी तरह ये दोनों विभाग भी टकरा रहे हैं। अब तो साइंटिस्ट भी टकराने लगे हैं। तो मैं तो कहूंगा ये डबल इंजन सरकार नहीं है। जब से साइंटिस्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो ये डबल ब्लंडर वाली सरकार है। लेकिन चलिए अब आपको महाशिवरात्रि को होने वाले स्नान की तैयारियों पर बात करते हैं। महाकुंभ में होने वाले आखिरी स्नान को लेकर क्या तैयारियां हैं? महाशिवरात्रि के अवसर पर संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालु यानी करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मेडिकल सुविधाओं को और मजबूत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल प्रयागराज में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया गया है। अस्पताल में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाकर 147 कर दी गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को बेहतरीन इलाज मिले। चलिए अब आपको बताते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की क्या तैयारियां हैं। चलिए अब आपको दिखाते, देखिए किस तरीके से है। महाकुंभ में आईसीयू की सुविधा देखिए कहां कहां कैसे कैसे है। कार्डियोलॉजी विभाग 23 बेड, सर्जिकल आईसीयू 10 बेड, बाल रोग आईसीयू 10 बेड, यानी कि आईसीयू की सुविधा जो है। आगे बढ़ते हैं। नवजात आईसीयू 15 बेड, स्त्री एवं प्रसूति आईसीयू 8 बेड, ट्रॉमा आईसीयू 10 बेड, यानी कि 147 बेड में कौन कौन से बेड किसके लिए रिजर्व हैं वो तमाम हम आपको बता रहे हैं। मेडिसिन आईसीयू 20 बेड, न्यूरो सर्जरी आईसीयू 10 बेड, गैस्ट्रो एंगोटोलॉजी आईसीयू 6 बेड, श्वसन रोग आईसीयू 6 बेड, न्यूरोलॉजी आईसीयू 10 बेड, अतिरिक्त आईसीयू बेड 19 बेड, यानी ये व्यवस्था है आईसीयू बेड्स की। तो किस तरीके से इस बार जो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि होनी पर जो शाही स्नान होने जा रहा है उसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली हैं। चलिए अब आपको महाकुंभ परिक्षेत्र लेकर चलते हैं जहां महाकुंभ पहुंच रहे लोग क्या कर रहे हैं, योगी सरकार की तैयारियों को लेकर वो कितने संतुष्ट हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बढ़िया लगी योगी जी का मेला क्षेत्र में, बहुत अच्छा लगा और कोई अभी भीड़ भी उतना नहीं है और मेन तो क्या व्यवस्था अच्छी है। और मोदी जी और योगी जी के बारे में तो क्या बोलना, उसके बारे में तो बोलना ही नहीं, हमारे भगवान ही है वो। और बहुत अच्छा व्यवस्था है, साफ सफाई भी बहुत शानदार है और मेन व्यवस्था वगैरह पानी वगैरह का बहुत अच्छा इंतजाम है। सिस्टोमेटिक सभी पूरा सिस्टोमेटिक किया हुआ है। श्रद्धालु भगत भी बहुत एकदम आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत शानदार है। योगी जी ने जो भी यहाँ प्रशासन में हर एक चीज़ की जो व्यवस्था की है बहुत सुदृढ़ और बहुत अच्छी है। योगी जी सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बहुत भव्य आयोजन किया हुआ है कुंभ का, उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सौभाग्य हम लोगों को, आप लोगों को, सभी लोगों को देखने को मिल रहा है। ये सब हमारे पूर्वजों के पुण्य प्रताप है और यहाँ की व्यवस्था के लिए भारत सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनने नहाने की व्यवस्था से लेकर के, शौच व्यवस्था से लेकर के सारी इत्यादि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हैं और प्रशासन का भी सहयोग बहुत अच्छा है। प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ये आकलन ये दर्शाता है कि कितने लोग जागृत हैं अपने धर्म के लिए, अपने संस्कारों के लिए और अपने राज्य के लिए और अपने देश हित के लिए और महाकुंभ के लिए। ये 2025 का महाकुंभ है, स्नान करने का, संगम में स्नान करने का,
गंगा मैया के सहयोग आशीर्वाद से और योगी आदित्यनाथ जी महाराज के योगदान से 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने जो दर्शन किए, स्नान किया और उसका पुण्य प्रताप प्राप्त किया। योगी की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और महाकुंभ में शिवरात्रि के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट मोड पर आ चुका है। वैसे इस समय एक सवाल और सभी के मन में चल रहा है कि क्या इस बार के महाकुंभ में सारे पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे? क्या देश की आधी आबादी आस्था की डुबकी लगा पाएगी? नीचे दी गई टेबल पर एक नज़र हम आपको डलवाएंगे, दिखाएंगे, तो पता चलेगा कि महाकुंभ के दौरान हर विशेष दिन को कितने श्रद्धालुओं ने इस बार संगम में स्नान किया है। चलिए अब आपको बताते हैं महाकुंभ में मुख्य दिनों पर स्नान। देखिए, पौष पूर्णिमा को 1,70,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मकर संक्रांति को यानी कि 14 जनवरी को 3,50,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या 7,64,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। बसंत पंचमी को 2,57,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। माघी पूर्णिमा को 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके से 26 फरवरी को किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनकी जो संख्या है वो वहां देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज महाकुंभ अपने अंतिम चरण में है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अंतिम अमृत स्नान होगा। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। महाशिवरात्रि के अमृत स्नान को लेकर रेलवे ने भी अपनी तैयारी की। उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। ये होल्डिंग एरिया प्लेटफॉर्म के बाहर स्थित हैं ताकि यात्रियों के प्रवाह को नियंत्रित करने और भीड़भाड़ को रोकने में मदद मिल सके। चलिए अब आपको रेलवे के होर्डिंग्स एरिया के बारे में बताते हैं। सबसे पहले उत्तर रेलवे के होर्डिंग एरिया किस तरीके से हैं। उत्तर रेलवे ने भी गाजियाबाद में 4,200 वर्ग फीट होर्डिंग एरिया बनाया है। आनंद विहार में 3,800 वर्ग फीट होर्डिंग एरिया तैयार किया है। नई दिल्ली में 12,710 वर्ग फीट होर्डिंग एरिया बनाया है। अयोध्या धाम में 3,024, बनारस में 1,280 वर्ग मीटर, 875 वर्ग मीटर के विशाल होल्डिंग एरिया बनाए हैं। तो प्रयागराज के छिवकी में 80,729 वर्ग फीट में होल्डिंग एरिया बनाया है। उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन पर 1,07,639 वर्ग फीट का होल्डिंग एरिया बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएंगे फाफामऊ जंक्शन पे 94,453 वर्ग फीट होर्डिंग एरिया है। उत्तर मध्य रेलवे के होर्डिंग एरिया हम बता रहे हैं। झूसी में 1,93,750 वर्ग फीट का होर्डिंग एरिया है। प्रयागराज रामबाग में 43,055 वर्ग फीट में स्थायी और अस्थायी होर्डिंग एरिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें कुंभ क्षेत्र में कुल 74,96,093 वर्ग फीट क्षेत्र होल्डिंग एरिया बने हैं। कुंभ में उत्तर रेलवे ने भी गाजियाबाद में 4,200 वर्ग फीट होल्डिंग एरिया बनाया है। यानी कि अगर देखा जाए तो लोगों के रुकने के लिए तमाम व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं रेलवे स्टेशन पर। आनंद विहार में 3,800 वर्ग फीट होल्डिंग एरिया बनाया है। नई दिल्ली में 12,710 वर्ग फीट होल्डिंग एरिया बनाया है। अयोध्या धाम में 30,024 वर्ग मीटर होल्डिंग एरिया बनाया है। बनारस में 1,280 वर्ग मीटर और 875 वर्ग मीटर के विशाल होल्डिंग एरिया बने हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर रेलवे ने कुल 25,889 वर्ग फीट क्षेत्र में होल्डिंग एरिया बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने बनारस में 2,200 वर्ग फुट होल्डिंग एरिया बनाया है। आगे बढ़ते हैं। सिवान में 5,250 वर्ग फुट होल्डिंग एरिया बनाया है। आगे बढ़ते हैं। बलिया में 800 वर्ग फुट में होल्डिंग एरिया बनाया है। आगे बढ़ते हैं। देवरिया में
3,600 वर्ग फुट होल्डिंग एरिया बनाया है। छपरा में 1 लाख वर्ग फुट होल्डिंग एरिया बनाया है। गोरखपुर में 2500 वर्ग फुट होल्डिंग एरिया बनाया है। पूर्वोत्तर रेलवे ने कुल 34,050 वर्ग फुट क्षेत्र में होल्डिंग एरिया बनाया है। पूर्व मध्य रेल के होल्डिंग एरिया अब आपको बताते हैं आगे। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर 2 होल्डिंग एरिया बने हैं, 2700 वर्ग फीट और 800 वर्ग फीट। पटना जंक्शन पर 2700 वर्ग फीट और 2700 वर्ग फीट और 2700 वर्ग फीट के 2 होल्डिंग एरिया बनाए हैं। दानापुर में 2700 वर्ग फीट और 2400 वर्ग फीट के 2 होल्डिंग एरिया बने हैं। आरा में 3,375 वर्ग फीट के होल्डिंग एरिया बने हैं। बक्सर में 900 वर्ग फीट के होल्डिंग एरिया बने हैं। मुजफ्फरपुर में 2400 वर्ग फीट के होल्डिंग एरिया बने हैं। हाजीपुर में 2400 वर्ग फीट के होल्डिंग एरिया बने हैं। बरौनी में 2400 वर्ग फीट, समस्तीपुर में 2400 वर्ग फीट, जयनगर में 2000 वर्ग फीट, मधुबनी में 2000 वर्ग फीट के होल्डिंग एरिया बने हैं। रक्सौल में 2000 वर्ग फीट होल्डिंग एरिया बने हैं। सकरी में 2000 वर्ग फीट होल्डिंग एरिया बने हैं। दरभंगा में 2400 वर्ग फीट होल्डिंग एरिया, सहरसा में 2400 वर्ग फीट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर यानी बनारस में 2400 वर्ग फीट होल्डिंग एरिया, सासाराम में 2000 वर्ग फुट और एरिया बनाया गया है और 2000 वर्ग फीट होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। तो इस तरीके से होल्डिंग एरिया बनाए गए ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। फिलहाल के लिए आस्था का महाकुंभ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।